5 मेरी हॉबी। अब आगे। साहिल आदि को कमरे में लाकर बेड पर बिठा देता है और खुद आदि के बगल में बैठते हुए कहता है, साहिल, आदि ये सब क्या है बेटा? आदि, कहा डैड। साहिल, अभी दादी से क्या बोल रहे थे तुम? आदि, डैड जो भी मैंने दादी से बोला वो सच ही बोला था और मैं ही नहीं शिव भी मुझसे शादी करना चाहता है। आदि की बात सुनकर साहिल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आदि, डैड सच कह रहा हूँ, जब भी मैं उससे गार्डन में मिलता हूँ वो मुझे गाल पर किस करके यही कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वो मुझसे ही शादी करेगा और मैं भी उससे ही शादी करूंगा। साहिल आदि की बात सुनकर आदि पर गुस्सा करते हुए कहता है, आदि ये बचपन है, इसमें बच्चे खेला करते हैं और तुम शादी के सपने देख रहे हो। अगर तुम आज के बाद शिव से मिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कल ही तुझे स्कूल में बिठा दूंगा। बहुत शैतानियां करने लगा। साहिल की बात सुनकर आदि कहता है, डैड आप मुझे शिव से मिलने से नहीं रोक सकते यार। साहिल, आदि डैड हूँ तेरा ये यार यार क्या लगा रखा, सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुझे ज्यादा प्यार कर दिया और ज्यादा ही छूट दे दी। साहिल इतना कहकर खड़े होकर बाथरूम में चला जाता है। वही आदि अपने डैड की बात सुनकर मुंह फुलाते हुए कहता है, आप मुझे स्कूल में बिठा दीजिए या कहीं और, लेकिन मैं शिव से तो मिलकर ही रहूंगा। यार क्या है ये लड़का, मतलब 3 साल की उम्र में ही इसे शिव से प्यार है, कहीं राहुल की कहीं बातें सच ना हो जाए। वही अहान ने तो अपना सारा सामान सेट कर दिया था। अहान अपने बैग को बेड के नीचे रखकर खड़े होते हुए कहता है, ये आरुष अभी तक नहीं आया, कहाँ रुक गया ये? अहान इतना कहकर कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाता है। अहान जब हॉल में आता है तो उसकी नज़र सामने सोफे पर सो रहे आरुष पर जाती है। अहान आरुष को सोता देखकर खुद से ही कहता है, ये इतना सो कैसे लेता है? अहान, आरुष उठो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम अपना सामान सेट कर लो। आरुष, यार तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन मुझे सोने देना। अहान, आरुष रात को सो जाना, अभी तो उठ जा और सामान सेट कर ले, जब तक मैं कुछ खाने को भी लेकर आ जाऊंगा। आरुष, करता हूँ ना, थोड़ी देर में तू जा। अहान आरुष की बात सुनकर जाते हुए कहता है, देख आरुष, जब तक मैं मार्केट से आता हूँ तब तक अपना सामान सेट कर लेना, नहीं तो सुबह तुझे ही दिक्कत आएगी। अहान इतना कहकर मार्केट के लिए निकल जाता है। वही आरुष के ऊपर अहान की कोई बात का असर नहीं होता, वो तो आराम से सोता रहता है। अहान पैदल ही मार्केट की तरफ जा रहा था, वो अपनी ही धुन में था, तभी उसके पास से एक गाड़ी बड़ी तेजी से निकल जाती है, जिसके डर से अहान लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। वही वो गाड़ी में बैठा शख्स जल्दी से गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलता है और अहान की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वो शख्स अहान के पास आकर अहान को उठाते हुए कहता है, सॉरी बच्चे, कहीं लगी तो नहीं? अहान खड़े होकर उस शख्स की बात सुनकर गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, पहले गलती करते हो फिर सॉरी बोलते हो, तुम्हारे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज भगा रहे हो? अहान की बातों से उस शख्स की आईब्रो ऊंची हो जाती है, लेकिन अहान की आंखों में देखते हुए फिर वो नॉर्मल होते हुए कहता है, बाप की सड़क तो नहीं है। अहान, तो इतनी तेजी से क्यों चला रहे थे या फिर अंधे हो गए? शख्स, तुम इस तरह मत बोलो, अभी मुझे अंधा नहीं होना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अहान उस शख्स की बातें सुनकर उसे घूरते हुए कहता है, पागल बागल हो क्या या फिर अभी से चढ़ा कर आए हो? शख्स, चढ़ाकर तो नहीं आया बेबी। अहान, ओह हेलो, ये बेबी किसे बोल रहे हो तुम? शख्स, तुम्हें बोल रहा हूँ। वो शख्स इतना कहकर अहान के खींच देता है। अहान उससे इरिटेट होकर गुस्से में उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी? शख्स, ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये तो मेरी हॉबी है। अहान, ये हॉबी है तुम्हारी? अहान इतना कहकर उस शख्स को ऐसे देखने लगता है जैसे वो कोई और ग्रह से आया है। शख्स, अरे तुम ये सारी बातें छोड़ो, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। अहान, नो थैंक्स। शख्स, अरे यार चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें जहाँ जाना होगा वहाँ। अहान उस शख्स की बात सुनकर जाते हुए कहता है, मैं अनजान लोगों के साथ कहीं नहीं जाता, तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए। वो शख्स अहान की बात सुनकर अहान के पीछे आते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जान पहचान कर लेते हैं, मेरा नाम मिस्टर साहिल बनर्जी है और तुम्हारा क्या नाम है? साहिल इतना कहकर अहान के आगे हाथ बढ़ा देता है। वही अहान साहिल के हाथ को दूर करते हुए कहता है, तुम जाकर अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। साहिल, अरे यार भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अहान जाते हुए साहिल की बात सुन लेता और जाते हुए साहिल को टॉन्ट मारते हुए कहता है, अगर भलाई करने का जमाना नहीं है तो अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के कामों में दखल अंदाजी मत किया करो। साहिल अहान की बात सुनकर अहान के पीछे जाने लगता है, तभी गाड़ी के अंदर से आदि आवाज देते हुए कहता है, ओ मिस्टर साहिल बनर्जी, काफी बेइज्जती हो गई है, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। वही साहिल आदि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाता है।
आदि डैड आप मुझसे कहते हैं और आपने खुद को देखा है, आपको कोई भी दिखाता है आप लार टपकाना शुरू कर देते हैं। साहिल, मैं बड़ा हूँ। आदि साहिल की बात सुनकर गुस्से में अपने मुंह में ही कहता है, बड़े आए बड़े होने वाले में कौन सा छोटा हूँ, मैं भी तो बड़ा हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH6 निहायती बेशर्म। अब आगे। वही अहान साहिल को सुनाकर आगे निकल जाता है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है, अहान, आज इस शहर में मेरा पहला दिन है और आज ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इतना बड़ा हो गया और बात करने की तमीज ही नहीं, किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। अगर दोबारा मिला ना तो साले कुत्ते का मूड फोड़ दूंगा। अहान साहिल को गाली देते हुए मार्केट आ जाता है। उसका सारा मूड खराब हो चुका था लेकिन फिर भी वो मॉल के अंदर जाकर अपना राशन लेने लगता है। वही साहिल आदि को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर के पास आता है। आदि डैड आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? साहिल गाड़ी से बाहर निकलते हुए आदि से कहता है, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खानी थी तो मैंने सोचा तुझे भी लेकर आ जाओ। साहिल इतना कहकर आदि को गाड़ी से बाहर निकालकर गाड़ी के बोनट पर बिठा देता है। आदि डैड आप बच्चे हैं क्या जो इस तरह आइसक्रीम के लिए पागल हो जाते हैं? साहिल, क्यों बच्चे ही आइसक्रीम खाते हैं, बड़े नहीं खा सकते, ऐसा कहाँ लिखा है? आदि, लिखा तो कहीं नहीं है। साहिल, नहीं लिखा ना तो अब अपना मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ, वरना तुझे आइसक्रीम नहीं दूंगा। साहिल इतना कहकर आइसक्रीम लेने चला जाता है और कुछ ही देर में साहिल 5 आइसक्रीम लेकर आता है और खुद भी आदि के साथ गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है। वही आदि साहिल के हाथ में 5 आइसक्रीम देखकर कहता है, डैड इतनी सारी आइसक्रीम आप खाने वाले हैं? साहिल, और कोई देख रहा है तुझे? आदि आपकी हरकतें बच्चों जैसी क्यों है डैड? साहिल आदि को एक आइसक्रीम पकड़ते हुए कहता है, ले चुप खा और मुझे भी खाने दे। आदि साहिल से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। आदि आइसक्रीम खाते हुए सड़क पर इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे शिव पर पड़ जाती है जो अपनी मम्मी के साथ आ रहा था। आदि शिव को देखकर मुस्कुराने लगता है और आइसक्रीम खाते हुए शिव को आवाज दे देता है, आदि, अरे शिव कहाँ से आ रहे हो आप? आदि की आवाज सुनकर जहाँ शिव खुश हो जाता है वहीं साहिल खाते हुए रुक जाता है और आदि को घूरने लगता है, लेकिन आदि पर साहिल की नज़रों का कोई असर नहीं होता। वही साहिल गुस्से में शिव की तरफ देखता है लेकिन साहिल का गुस्सा एक पल में ही शांत हो जाता है। साहिल की नज़रें जो शिव से हटकर उसकी मम्मी पर टिक चुकी थी। शिव और शिव की मम्मी आदि की आवाज़ सुनकर आदि के पास आ जाते हैं। शिव की मम्मी आदि के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, हम तो मार्केट से आ रहे हैं बेटा। साहिल, अरे भाभी जी आपने कष्ट क्यों किया, मुझ बता देती मैं आपका सामना ला देता। शिव की मम्मी, अरे साहिल एक दिन का काम थोड़े ही जो तेरे से करवाती, ये तो रोज का है। साहिल, लगता है भाभी जी आप मुझे अपना नहीं मानती तभी तो ऐसे बोल रही है आप। शिव की मम्मी साहिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं साहिल, लेकिन अच्छा नहीं लगता रोज रोज। साहिल, आपकी जैसी मर्जी भाभी जी, लेकिन आप आइसक्रीम तो खा ही सकती है। शिव की मम्मी, अरे साहिल मैं ये सब नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। वही आदि साहिल को देखकर मन ही मन अपने सर को फोड़ते हुए कहता है, ये मेरा बाप निहायती बेशर्म है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वही शिव आदि को देखते हुए मुस्कुरा रहा था तो आदि भी शिव को देखकर मुस्कुराने लगता है। साहिल, ठीक है भाभी जी, अगर आपको आइसक्रीम नहीं खानी तो मत खाओ, लेकिन अब आप मेरे साथ घर चलने के लिए मना नहीं करेगी। शिव की मम्मी साहिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक नहीं करूंगी, चलो। साहिल शिव की मम्मी की बात सुनकर खुश हो जाता है और जल्दी से आइसक्रीम खत्म करके उनके हाथ से सारा सामान लेकर पीछे डिग्गी में रख देता है। साहिल के सामान रखते ही शिव की मम्मी शिव को लेकर पीछे बैठने जाती है, जिसे देखकर साहिल कहता है, अरे भाभी वहाँ कहाँ जा रही है, आप तो आगे बैठ जाए। भाभी जी, नहीं साहिल मैं यही ठीक हूँ। साहिल शिव की मम्मी का हाथ पकड़कर आगे बिठाते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे ठीक है, अच्छा थोड़े ही लगता है आप पीछे बैठेगी, ये दोनों है ना ये बैठ जाएंगे। साहिल इतना कहकर आदि और शिव को पीछे बिठा देता है और शिव की मम्मी को आगे बिठा देता है। शिव की मम्मी, अरे साहिल मैं पीछे ही ठीक हूँ। आदि, अरे आंटी बैठ जाए, भाभी तो माँ समान होती है। आदि की बात सुनकर साहिल आदि को घूरने लगता है। वही शिव की मम्मी को हंसी आ जाती है। साहिल आदि को घूरते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और घर के लिए निकल जाता है। वही आदि शिव के हाथ को पकड़े हुए बैठा हुआ था और शिव ने एक हाथ आदि की कमर में रखा हुआ था, लेकिन साहिल और शिव की मम्मी दोनों का ही ध्यान उन पर नहीं था।
वो दोनों अपने में भी बातें करने में लगे हुए थे। साहिल हंसते हुए सामने मिरर में देखता है तो उसकी हंसी गायब हो जाती है और आंखें फाड़े शिव और आदि को देखने लगता है। साहिल काफी देर तक गाड़ी चलाते हुए आदि को देखता रहता है। आदि की नज़र जब साहिल पर जाती है तो वो साहिल से अपनी नज़रें फेर लेता है। साहिल आदि को देखकर अपने मन में कहता है, आज घर चल, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी आशिकी का पूरा भूत उतार दूंगा। वही आदि अपने डैड को घूरते हुए शिव के हाथ पर पकड़ कस देता है और उसके नजदीक होकर बैठ जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय हैंड वेविंग। मेहमान भी आने लगे थे। इस वक्त तारा एक कमरे में थी और वो रेडी हो रही थी। तारा ने एक नज़र खुद को मिरर में देखकर बोली, मम्मा ये अच्छा तो लग रहा है ना। शालिनी उसे देखकर बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलकर वो तारा के पास आए और हल्का सा मुस्कुरा दी। तारा ने इस वक्त बॉटल ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो मन में बोली, तुम जो कोई भी हो, ग्रीन से प्रॉब्लम हो रही थी, होती रही प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। तभी शालिनी चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खो गई। तारा एकदम से होश में आकर बोली, कहीं भी नहीं मम्मा, सब लोग आ चुके हैं क्या बाहर। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ रणवीर को छोड़कर सभी लोग आ गए हैं। तारा कंफ्यूजन से बोली, तो रणवीर किधर है। इनायत भी है और अंकल भी आ गए हैं, रणवीर कहाँ पर है। उसके बिना मैं एंगेजमेंट कैसे करूंगी। शालिनी जल्दी से बोली, ऐसे नहीं बोलते, किससे करोगी। आ जाएगा वो, ऑफिस में उसे कुछ काम आ गया था। इनायत बता रही थी वो आ जाएगा। तुम चलो अब बाहर। तारा गहरी सांस लेकर बोली, ओके। शालिनी तारा को लेकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही सभी लोग तारा को देखने लगे थे। तारा सीधे जाकर के स्टेज पर बैठ चुकी थी। उसने अपना फोन चेक किया। रणवीर की तरफ से उसे आधे घंटे पहले एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि सॉरी, मुझे बस थोड़ी सी देर होगी लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके, इंतजार करना मेरा। तारा खुद से बोली, ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी जो अपनी सगाई के दिन तुम चले गए। बोलकर उसने सर हिला दिया। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और रणवीर का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और पता ही नहीं चला कि कब 15 की जगह 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन रणवीर के आने का कोई चांस, कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। नीलेश सीधे रणवीर के फादर यानी कि मिस्टर प्रवीण चौधरी के पास गए और उनसे बोले, प्रवीण, रणवीर को कॉल किया। ऑफिस में कॉल किया, कहाँ पर है वो। प्रवीण अपने फोन पर कुछ करते हुए बोले, नीलेश, मैंने कॉल कर लिया है। ऑफिस से तो ये बात रही है कि उसे निकले हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, पर पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। बोलकर उन्होंने फिर से किसी को कॉल लगा दिया। इधर नीलेश ने एक बार तारा को देखा जो रणवीर का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों पर उन्हें खुद बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे जितने भी मेहमान वहां पर मौजूद थे सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि सगाई वाले दिन ही दूल्हा गायब है। ऐसा भी क्या हो गया। तारा ने रणवीर को कॉल किया लेकिन उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। वो खुद से बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम खुद बता सकते थे रणवीर, पर तुमने कुछ भी नहीं बताया। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत चुका था लेकिन अभी भी रणवीर का कोई अता पता नहीं था। तारा एकदम से खड़ी हुई, तभी इनायत उसके पास आकर बोली, क्या हुआ तुम्हें। तारा बीच में बोली, तुम्हें पता कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। इनायत धीरे से बोली, मुझे नहीं पता तारा, मुझे सच में नहीं पता। वो ऑफिस ही गए थे, उसके बाद से पता नहीं कहाँ है। ये सुनते ही तारा ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से उठकर सीधे उसी कमरे में चली गई जहां से वो थोड़ी देर पहले आई थी। शालिनी भी उसके पीछे चली आई। शालिनी तारा को देखकर बोली, तारा बेटा मेरी बात सुनो। तारा शालिनी को देखकर बोली, मम्मा आपने मुझसे कहा था कि रणवीर मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप लोग चाहते थे इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा। कितना वक्त हो गया, पर वो कहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है कि वो बैंक ऑफ कर गया और उसे समझ में नहीं आया क्या करे, तो फिर वो गायब हो गया। शालिनी धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तारा बीच में बोली, और अगर ऐसा ही हुआ तो। शालिनी कुछ पल रुक कर बोली, कहना क्या चाहती हो तुम। तारा ने बिना कुछ बोले अपना फोन सीधे शालिनी के सामने कर दिया। शालिनी ने तारा के फोन पर रणवीर की तरफ से आया हुआ एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि सॉरी तारा, जिस वक्त शादी की बात चली थी मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था लेकिन अब आई कांट। बहुत अजीब लग रहा है, आई थिंक आई एम नॉट रेडी। प्लीज मुझसे कांटेक्ट मत करना, मैं कुछ टाइम के लिए सबसे दूर जा रहा हूँ। ये पढ़ते ही शालिनी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। अब तक नीलेश भी वहां पर आ चुके थे।
उन्होंने गिरा हुआ फोन उठाया और रणवीर का मैसेज देखने के बाद उन्होंने तारा की तरफ देखा जो कि सर झुकाए खड़ी थी। नीलेश धीरे से बोले, बहुत हो गया, बोलकर वो गुस्से में बाहर चले गए। शालिनी उनके पीछे जाते हुए बोली, नीलेश प्लीज मेरी बात सुनिए। इधर तारा वही बेड पर बैठ गई और वो अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा सच बोल रहे थे, रणवीर इज नॉट राइट। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझा। मुझे ही वास रियली स्टूपिड। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर में तारा को बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से उठकर बाहर आए और उसने देखा कि सभी मेहमान जा चुके थे। अब बस हाल में नक्श इनायत, प्रवीण, नीलेश और शालिनी ही बचे थे। तारा तेज आवाज में बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सुनते ही सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। इनायत तारा को देखते हुए बोली, तारा तुम जानती हो ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते। तारा उसे देखकर बोली, इनायत वो मैसेज उसका क्या मतलब है? कहाँ पर है रणवीर? अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो मुझे छोड़कर गया है राइट? अगर वो नहीं गया है तो उसे बोलो कि सामने आए। और ये मैसेज ये क्यों किया उसने? तारा के सवालों का इनायत के पास कोई जवाब नहीं था। नीलेश धीरे से बोले, इतना बड़ा तमाशा बन गया, सब कुछ खराब हो गया सब कुछ। बोलते हुए वही चेयर पर बैठ गए। तारा ने कुछ पल उन्हें देखा, उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका रोने का मन कर रहा था। वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से बाहर चली गई। इधर किसी ने भी तारा को जाते हुए नोटिस नहीं किया, क्योंकि नीलेश की हालत खराब हो रही थी। बाहर आते ही तारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे अपने लिए तो बुरा लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बुरा लग रहा था, जिन्होंने इतना कुछ किया था। आज वो इतना बड़ा दिन समझ रहे थे और क्या से क्या हो गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो बारिश तेज होती जा रही थी। तारा बिना किसी चीज पर ध्यान दिए रोड पर चल रही थी। वो बारिश में भीग चुकी थी, उसे किसी चीज का ध्यान नहीं था। उसकी आंखों के आंसू बारिश के पानी के साथ मिल रहे थे। वो बीच रोड पर चल रही थी कि तभी एक गाड़ी सीधे उसके पास आकर एकदम रुकी। तारा होश में आई, उसने अपने सामने गाड़ी की तरफ देखा और गाड़ी में बैठे हुए दक्ष को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, मिस्टर मल्होत्रा। तभी दक्ष गाड़ी से उतरा, उसने अपना अम्ब्रेला निकाला और सीधे तारा के पास आया। दक्ष उसे गौर से देखते हुए बोला, सगाई थी ना तुम्हारी आज डॉल? तो बीच सड़क पर कौन सी सगाई कर रही हो तुम? तारा धीरे से बोली, यू आर राइट, आपने इनडायरेक्ट बोला था, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था। यू नो रणवीर नहीं आया, वो चला गया। उसने मुझे मैसेज करके एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। अगर उसे प्रॉब्लम थी तो मुझे बताता तो कुछ होता ही नहीं। इवेंट वाले दिन इतना बड़ा CH8 नजदीकियां, बेंगलुरु इंडिया। रात का वक्त। दक्ष अभी भी कॉफी टेबल पर बैठा हुआ था और वो अपनी अजीब सी नजरों से तारा को देख रहा था। इधर धीरे धीरे तारा की नींद खुलने लगी थी, क्योंकि उसे नींद में एहसास हो रहा था कि कोई था जो उसे देख रहा था और ये नज़र उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। तारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो दक्ष को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला कैसे आंख लग गई। बोलते हुए वो बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। दक्ष एकदम से मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, डॉल हो जाता है। कपड़े लेकर आया हूँ, पहन लो। ओके। तारा तुरंत खड़ी हुई और वो सीधे जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी दक्ष ने अपना हल्का सा पैर आगे किया। तारा उसके पैर से टकराए और वो सीधे नीचे गिर गई। उसका पैर कॉफी टेबल से लग चुका था। तारा अपने पैर की तरफ देखते हुए बोली, इट्स हर्टिंग। दक्ष तारा के पास जमीन पर बैठकर बोला, ठीक हो तुम डॉल? ध्यान से नहीं चल सकती? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तारा उसे देखकर बोली, पता नहीं कैसे मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष बीच में बोला, तुम मुझे दक्ष बोल सकती हो। जब एक बार बोल चुकी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आप वाली फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। यू नो वॉट आई मीन। तारा कुछ पल उसे देखती रही और धीरे से बोली, ओके दक्ष। दक्ष ने तारा के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके पैर को हल्का सा छुआ, तभी तारा जोर से चिल्लाई। उसके पैर में मोच आ गई थी और सच में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डॉल तुम्हें मोच आई है। आई थिंक तुम खुद वॉशरूम नहीं जा पाओगी, लेट मी हेल्प यू। ये सुनकर तारा की आंखें एकदम से फैल गई। उधर दक्ष ने उसे अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। तारा जल्दी से बोली, मैं खुद कर लूंगी प्लीज, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई मीन मुझे वॉशरूम में छोड़ दो, आई विल मैनेज। दक्ष वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, और तुम कैसे मैनेज करोगी? बैठे बैठे खुद कपड़े पहन सकती हो, अपनी ये हैवी ड्रेस निकाल पाओगी तुम? उसकी बात का तारा कोई जवाब नहीं दे पाई।
उसने लहंगा पहना हुआ था और ये कपड़े खड़े हुए बिना निकालना इम्पॉसिबल था। वॉशरूम में पहुंचते ही दक्ष ने तारा को वही स्लैब पर बैठा दिया और फिर वो बाहर बेड पर रखे हुए अपने कपड़े ले आया। इधर तारा खुद से बोली, मैं क्या करूं? कपड़े चेंज करना है, कैसे करूं? लेकिन ये वो बोल ही रही थी कि तभी दक्ष अंदर आकर बोला, व्हाट हैपन डॉल? कोई प्रॉब्लम? तारा जल्दी से बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे चली जाऊंगी। दक्ष, दिस इज नॉट राइट। यहाँ पर कोई फीमेल नहीं है क्या? मैं उसकी हेल्प ले लूंगी। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डॉल, यहाँ तुम्हें मेरे अलावा कोई और दिखा था? तुम दूसरी बार आए हो यहाँ पर, देखा कोई तुम्हें? तारा धीरे से बोली, कोई भी नहीं दिखा। दक्ष उसका दुपट्टा उतारकर एक कोने में रखते हुए बोला, तो सीधा मतलब है कि यहाँ पर कोई है नहीं? बोलकर वो अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया, पर तारा वो चीज नहीं देख पाई थी। वो अपनी उलझन में उलझी हुई थी। दक्ष ने तारा को पकड़कर सीधे नीचे उतारा। तारा ऑलमोस्ट दक्ष के ऊपर खड़ी थी। उसने अपने पैरों पर वजन नहीं डाला था। ये कह सकते थे कि दक्ष ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तारा धीरे से बोली, आई विल मैनेज। दक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखूंगा। उसकी बात सुन तारा कुछ नहीं बोल पाई। पता नहीं क्यों, पर वो बोल नहीं पा रही थी। इधर दक्ष की उंगलियां तारा की खुली कमर तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही पल में तारा ने जो घाघरा पहना हुआ था वो नीचे पड़ा हुआ था, पर दक्ष जैसा कहा था वैसे ही कर रहा था। उसने तारा की आंखों पर से अपनी नजर नहीं हटाई। दक्ष हल्का सा आगे आया, उसका गाल अब तारा के गाल को छू रहा था। उसने सामने मिरर में तारा की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराया और उसने अपना स्वेटर पेट उठा लिया। दक्ष ने खुद तारा को पैंट पहनने में हेल्प की। तारा जल्दी से बोली, बाकी मैं चेंज कर लूंगी। दक्ष कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने वापस से तारा को ऊपर बैठाया और बाहर चला गया। उसके जाते ही तारा ने एक गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपना ब्लाउज उतारकर दक्ष की टी शर्ट पहन ली। तारा खुद से बोली, घर पहुंचना होगा मुझे, पागल हूं मैं, पता नहीं क्या सोचकर निकल गई। रणवीर इतना मैटर नहीं करता जितने मैटर मेरी फैमिली करती है। दिमाग खराब था मेरा जो ऐसे बिना बताए निकल गई। तभी दक्ष अंदर आकर बोला, आर यू डन डॉल? तारा जल्दी से बोली, हाँ हो गया, तुम प्लीज कुछ कर सकते हो क्या? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दक्ष उसे वापस अपनी गोद में उठाकर बोला, थोड़ा और दर्द देना पड़ेगा पर ठीक हो जाएगा। बोलते हुए वो उसे बाहर ले आया। दक्ष ने तारा को बेड पर बैठाया। बेड पर बैठने के चक्कर में वो तारा के चेहरे पर पूरी तरह झुका हुआ था। तारा चुपचाप दक्ष को देख रही थी। वही दक्ष गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी वो मासूम नजरें जो उसे ये बोल रही थी कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और वो सीधा खड़ा हो गया। तारा धीरे से बोली, कैसे ठीक होगा? दक्ष उसके पैर के पास बैठा और फिर उसने तारा का पैर अपने गोद में रख लिया। तारा धीरे से बोली, एक मिनट, तुम वही करने वाले हो जो मैं सोच रही हूँ? दक्ष उसे देखते हुए बोला, वही एक ऑप्शन है डॉल। आई नो तुम डॉल हो, दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे, पर इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर चलना है तो दर्द झेलना पड़ेगा। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, दक्ष ने कसकर उसका पैर मरोड़ा। तारा जोर से चिल्लाए और आगे आते हुए उसने दक्ष का कॉलर पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऐसा करते ही दक्ष का हाथ उसके बालों में चला गया था। वही उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खिल चुकी थी। तारा चिल्लाते हुए बोली, पहले मुझसे पूछ तो लेते, ऐसे ही क्या जरूरत थी? मुझे कितना दर्द हुआ है तुम्हें आइडिया भी नहीं। वो बोल ही रही थी कि तभी दक्ष ने उसे खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोला, आवाज नीचे। ये सुनते ही तारा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और वो चुपचाप दक्ष की आंखों में देखने लगी। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डॉल ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। बोलते हुए वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। तारा कुछ बोल पाती कि तभी दक्ष ने उसके पैरों को हल्का सा मूव किया। तारा ने जल्दी से अपने पैर की तरफ देखा, जो मूव करने पर दर्द नहीं हो रहा था। वो धीरे से बोली, थैंक यू, ठीक हो गया। ये बोलकर वो एकदम से मुस्कुरा दी। दक्ष की नजरें उसके होठों पर थी, वो बस गौर से उसकी मुस्कुराहट को देख रहा था। तारा वापस दक्ष को देखकर बोली, अब आप मुझे घर छोड़ दो। मतलब तुम मुझे घर छोड़ दो प्लीज, सब परेशान हो रहे होंगे। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, चलो। बोलकर वो खड़ा हो गया और उसने तारा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तारा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और वो भी खड़ी हो गई। इसके बाद वे दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद दक्ष ने खन्ना हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। तारा ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गई।
दक्ष उसके पीछे ही था। तारा जैसे ही अंदर पहुंची, शालिनी उसके पास आकर बोली, कहाँ थी तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? पिछले 3 घंटे से कोई अता पता नहीं है, ऐसे कौन करता है? तारा बोलते हुए शालिनी गुस्से से तारा को घूर रही थी। वहीं नीलेश एक तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। डॉक्टर अभी उनका चेकअप करके गए थे। नक्श एक तरफ खड़ा था और वो तारा को देख रहा था। तारा धीरे से बोली, सॉरी मम्मा। वो तभी दक्ष पीछे से आगे आते हुए बोला, मिसेज खन्ना, वो एक्चुअली आपकी बेटी बिना किसी चीज पर ध्यान दिए ऐसे ही रोड पर चलती जा रही थी। एक्सीडेंट होते होते बच गया क्योंकि गाड़ी मेरी थी। नक्श हैरानी से बोला, एक्सीडेंट? सीरियसली दी? तारा सबको इग्नोर करते हुए सीधे नीलेश के पास बैठी और उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा आप ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मैं ऐसे वहां से चली गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नीलेश बीच में बोले, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? बाकी सब कुछ ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तारा धीरे से बोली, आई एम ओके। दक्ष ने मुझे संभाल लिया, मतलब मैं रोड पर ऐसे ही चल रही थी। एक्सीडेंट हो जाता मेरा अगर दक्ष वहां पर नहीं पहुंचते। ये सुनते ही नीलेश ने दक्ष की तरफ देखा। नीलेश की नजरें गौर से दक्ष को नोटिस कर रही थी। वो अच्छे से दक्ष को ऑब्जर्व कर रहे थे। शालिनी दक्ष को देखते हुए बोली, थैंक यू बेटा, तारा का ध्यान रखने के लिए, तुम अंदर आओ। दक्ष शालिनी को देखकर बोला, नो थैंक्स मिसेज खन्ना, मुझे घर जाना चाहिए। आपकी बेटी मैंने आपको लौटा दी। इतना बोलकर वो मन में बोला, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, उसके बाद तुम सब अपनी सुकौल तारा खन्ना को मुझे दोगे, मेरी डॉल बनाकर। शालिनी कुछ पल रुक कर बोली, ठीक है, ध्यान से जाना। दक्ष ने कुछ पल तारा को देखा और फिर वो जाने के लिए मुड़ गया। इधर तारा दक्ष के बारे में अपने घर वालों को बता रही थी। दक्ष ने अपने कान पर एक ब्लूटूथ लगाया और वो तारा की बातें सुनने लगा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, कौन कहता है कि शैतान काले कपड़ों में आते हैं या फिर दिखने में डरावने होते हैं? कभी कभी शैतान ऐसे होते हैं कि उनसे नजर ना हटे, और कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो पागलखाने में नहीं पर असल दुनिया में नजर आ जाते हैं। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगला दिन रणवीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। तारा को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिक्र तो थी रणवीर की। वो बचपन से उसे जानती थी, इस वक्त वो कॉलेज में थी। तारा खुद से बोली, पता नहीं कहाँ गया रणवीर, जहाँ भी गया है अपनी फैमिली को भी बात नहीं कर गया है, बेचारी इनायत कितना परेशान हो रही है। बोलते हुए वो इस वक्त कॉरिडोर से होते हुए कैंटीन की तरफ जा रही थी। तारा जैसे कैंटीन में पहुंची, पीछे से एक आवाज आई, हेलो तारा खन्ना। ये सुनते ही तारा ने मुड़कर अपने सामने खड़े एक ग्रुप को देखा जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। वो मन में बोली, ये पंचायत टीम मेरे सामने क्या कर रही है? गॉड, तमाशा क्रिएट करने आए हैं क्या? तभी एक लड़की आगे आकर बोली, सोना, मैंने सुना तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी और तुम्हारा ना हुआ दूल्हा एंगेजमेंट वाले दिन ही भाग गया। सो सेड ना, काफी बुरा फील हो रहा होगा तुम्हें। तारा उसे देखते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की फिर से बोली, अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आई मीन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी दूसरी लड़की बोली, सिया छोड़ दो बेचारी को, मतलब अभी सदमे में है, बेचारी का ना हुआ पति छोड़कर भाग चुका है। ये सुनते ही वहां आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी लोग हंसने लगे। तारा ने एक नज़र सबको देखा और वो सामने खड़ी सिया को देखने लगी। वो कुछ पल रुककर बोली, गो टू हेल। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। तारा मुश्किल से 5-6 कम ही आगे बढ़ी थी कि तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कि उन्हीं की टीम में से था। तारा ने एकदम से मुड़कर उस लड़के को देखा और अगले ही पल उसने सीधे उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। That's it for today guys, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। नो, वो मेरी बात नहीं सुनता। अब आगे आदि की बात सुनकर शिव अपनी मम्मी का फोन ऑन करता है और यूट्यूब खोलकर माइक ऑन करके कहता है, प्यार में क्या होता है? शिव के बोलते ही फोन में बहुत सारी वीडियो आ जाती है, लेकिन शिव उन्हें ऑन करने से डर रहा था, जिसे देखकर आदि कहता है, क्या हुआ शिव, आप वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे? शिव, आदि अगर मम्मी ने फोन चेक किया और उन्हें ये वीडियो मिली तो मेरी बैंड बजा देंगी यार। आदि, तो आप रहने दीजिए शिव, मैं आपको पिता नहीं देख सकता। शिव आदि की बात सुनकर जल्दी से फोन बंद करता है और फोन को साइड टेबल रखकर खड़ा हो जाता है। आदि, अब आप कहाँ जा रहे हो? शिव, चलो हम पार्क में चलते हैं। आदि, लेकिन अभी तो 4 ही बजे है। शिव, 4 तो बजे है, लेकिन बाद में तेरे डैड आ जाएंगे तो फिर तुझे मेरे साथ कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए कह रहा हूँ चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं।
आदि शिव की बात सुनकर खड़ा हो जाता है और शिव के हाथ को पकड़कर कहता है, चलो चलते हैं, नहीं तो हमारे प्यार का दुश्मन आ जाएगा। शिव और आदि दोनों वहां से पार्क के लिए निकल जाते हैं। वही कॉलेज में सारे लेक्चर खत्म हो चुके थे तो आरुष अपने क्लासमेट रौनक के साथ खड़े होकर जाने लगता है। तभी एक टीचर अंदर आते हुए आरुष को रुकने का इशारा करती है। आरुष अपनी टीचर का इशारा पाकर रुक जाता है। रौनक भी आरुष के साथ रुक रहा था। तभी वो टीचर रौनक से कहती, मुझे इस लड़के से अकेले में बात करनी है, तुम जाओ, जाकर इसका बाहर इंतजार करो। टीचर की बात सुनकर रौनक को थोड़ा अजीब लगता है। वो अपना सर उठाकर आरुष की तरफ देखता है जो उसे बाहर जाने का इशारा करता है। रौनक आरुष का इशारा पाकर क्लास से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। आरुष बोलिए मैम, क्या बात है जो आप मुझसे अकेले में बोलना चाहती है? देखो तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, राहुल से दूर रहना। आरुष, सॉरी मैम, राहुल कौन है? राहुल तुम्हारा क्लास टीचर है। आरुष अपनी मैम की बात सुनकर याद करते हुए कहता है, कहीं आप फर्स्ट पीरियड वाले सर की तो नहीं बोल रही है? हाँ मैं उन्हीं की बोल रही हूँ। आरुष, लेकिन मैं उनके पास गया ही कब था जो आप मुझसे उनसे दूर रहने का बोल रही है? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, नाम भी आपके मुंह से ही सुना है। मुझे पता है तुम उसे नहीं जानते हो, लेकिन वो सिर्फ मेरा है और मैंने उसे देखा था, वो तुम्हें बार बार देख रहा था, इसलिए बोल रही हूँ उससे दूर रहना। आरुष अपनी मैम की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, अगर वो मुझे देख रहा था इसमें मेरी गलती नहीं, उनकी गलती है, और आप मुझे उनसे दूर रहने का बोलने से अच्छा आप अपने उस राहुल को जाकर बोलिए। वो मेरी नहीं सुनता इसलिए तुझे कह रही हूँ। आरुष, देखो मैम, आप पहले तो ये बताए आपने कब देखा राहुल सर को कि वो मुझे देख रहे हैं? आरुष की बात सुनकर आरुष की मैम क्लास में लगे कैमरों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देख रहे हैं तुम्हें, इस क्लास में 5 से 6 कैमरा है, इन्हीं से देखा था मैंने जब मैं ऑफिस में थी तब। आरुष अपनी मैम के इशारे की तरफ देखते हुए कहता है, इसी क्लास में इतने कैमरे हैं या फिर सब में? सब क्लास में इतने ही, और अब तुम ध्यान रखना कि राहुल के पास ना जाओ। आरुष, मैम मैं तो पहले भी उनके पास नहीं गया। तारांकन, वो मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल को तुम इग्नोर करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरुष, मैम आप मुझे इस तरह मेरी बिना गलती के कुछ नहीं कर सकती है, मैं प्रिंसिपल मैम से आपकी शिकायत कर दूंगा। तारांकन, उससे कुछ नहीं होगा, वो मेरी मॉम है। आरुष, वो आपकी कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप मुझे समझाने से अच्छा आप अपने राहुल को समझाओ। आरुष इतना कहकर गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर काव्या उसे आवाज देते हुए कहती है, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आरुष, अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं किस तरह बोल सकता हूँ, वो आप नहीं जानती है। आरुष की बात सुनकर काव्या कुछ नहीं कहती और जाते हुए आरुष को देखने लगती है। वही आरुष को आता देखकर रौनक उसके साथ चलते हुए कहता है, क्या बोला मैम ने आरुष तुझे? आरुष, पता नहीं यार क्या बकवास कर रही थी, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। रौनक, कहा भी तो होगा कुछ। आरुष, वो हमारे क्लास टीचर है ना, उनसे दूर रहने को बोला था यार, तू ही बता मैं उनके पास गया ही कब था? रौनक, आज तो हमारा पहला दिन है यार, अभी तो हमारी कोई भी टीचर से बात भी नहीं है, तो उसने ऐसा क्यों बोला? आरुष सीढ़ियां उतरते हुए कहता है, अरे वो साला राहुल मुझे देख रहा था, उसने देख लिया और आकर मेरे ऊपर भड़क उठी, चुड़ैल कहीं की, मन तो कर रहा था साली का सर फोड़ दूं। आरुष को इतने गुस्से में देखकर रौनक कहता है, अबे साले तू पहले तो धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो जाकर प्रिंसिपल से तेरी शिकायत कर देगी और तेरा पहला दिन ही आखिरी दिन हो जाएगा इस कॉलेज का। आरुष, साले वो प्रिंसिपल की लड़की है तभी तो इतनी रोब दिखा रही थी, साली लगती तो भूतनी है, ऊपर से इतना सारा मेकअप लगा रखा था। आरुष काव्या को गाली देते हुए सीढ़ियां उतर रहा था और रौनक उसके पीछे था। वही आसपास के सारे स्टूडेंट उन दोनों को देख रहे थे। रौनक, आरुष धीरे बोल यार। आरुष, डरता नहीं हूँ किसी से मैं, जब तक मेरी कोई गलती ना हो। रौनक, यार डरता तो नहीं, लेकिन तू यहाँ पढ़ने आया है, क्यों अपना खून जला रहा है? ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, साली ने तुझसे कहा था, उससे अच्छा जाकर अपने बॉयफ्रेंड को समझाती, तुझे क्यों बोला उसने? आरुष, यही तो मैंने कहा उससे। रौनक, तो उसने क्या कहा? आरुष, कहती है वो मेरी बात नहीं सुनता। रौनक, नहीं सुनता तो ये उसकी खुद की गलती है, अपने बॉयफ्रेंड को काबू में क्यों नहीं रखती? CH10 तो आप चुप रहिए, अब आगे। आरुष रौनक की बात सुनकर कहता है, अब तू ये सारी बातें बंद कर। रौनक, क्यों? आरुष, साले अगर मेरे भाई को पता चला तो वो मुझे डांटेगा कि पहले दिन ये सब हो गया। रौनक, पागल है क्या, वो तुझे क्यों डांटेगा, इसमें तेरी गलती थोड़ी ही है। आरुष, मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, लेकिन वो तो मेरी गलती ही निकालेगा ना।
रौनक, ठीक है चल तेरे भाई के पास चलते हैं, फिर घर के लिए निकलेंगे। आरुष रौनक की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और रौनक के साथ वहां से अहान के डिपार्टमेंट के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वही अहान की क्लास में साहिल पर आते हुए एक नज़र अहान पर डालता है, जो बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी पढ़ाई कर रहा था। साहिल अहान को देख ही रहा था, तभी साहिल के कानों में लड़की की आवाज़ आती है। तारांकन सर, मेरे ये सवाल समझ नहीं आया, क्या आप दोबारा बता सकते हैं? साहिल उस लड़की की बात सुनकर उसके पास जाता है और उस लड़की के गाल को खींचते हुए कहता है, क्यों नहीं समझाऊंगा, और किस लिए आया हूँ, जब तक तुम्हें समझ नहीं आता तब तक कोई भी घर नहीं जाएगा। साहिल इतना कहकर मुस्कुराते हुए बोर्ड की तरफ चला जाता है और उस सवाल को दोबारा समझाने लगता है। वही साहिल की हरकत पर वो लड़की शर्माते हुए अपना सर झुका लेती है। वही अहान साहिल की हरकत को देखकर मुंह बनाते हुए खुद से ही कहता है, ये इंसान क्या ऐसा ही सबके गालों के पीछे पड़ गया, या पागल बागल हो गया। कुछ देर बाद साहिल उस सवाल को दोबारा समझाकर उस लड़की के पास आता है और कहता है, बोलो रिमझिम, आ गया समझ या नहीं? रिमझिम, सर आ गया, थैंक यू सर। साहिल, अरे तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। साहिल इतना कहकर एक नज़र अहान पर डालता है, जो अपने बैग को बंद करने में लगा हुआ था। साहिल अहान को देखकर सबसे कहता है, आज बस इतना ही, आगे कल पढ़ेगी। साहिल इतना कहकर क्लास से बाहर निकल जाता है। साहिल की क्लास से बाहर निकलते ही सारे स्टूडेंट एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। अहान के बाहर निकलते ही आरुष उसके पास आकर कहता है, इतना समय क्यों लग गया, कॉलेज ओवर तो कब का हो गया? अहान आरुष की बात सुनकर सामने से जा रहे साहिल को देखते हुए कहता है, वो हमारे सर सवाल समझा रहे थे, तू बोल तेरा आज का पहला दिन कैसा गया? आरुष, मेरा तो ठीक ठाक ही था, तुम बताओ तुम्हारा कैसा गया? अहान, मेरा भी ठीक ठाक था। वही उन दोनों को देखकर रौनक आंखें फाड़े कभी अहान को देखता है तो कभी आरुष को। आरुष रौनक की नजरों को समझकर कहता है, ऐसे क्यों घूर रहा है? रौनक, यार तुम दोनों एक जैसे हो। आरुष, हाँ क्योंकि हम जुड़वा भाई हैं ना। रौनक, लेकिन मुझे तो अब समझ ही नहीं आ, तुम दोनों में से आरुष कौन है? आरुष और अहान रौनक की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। वही अहान रौनक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हम इतनी आसानी से किसी की समझ नहीं आते। वही साहिल और राहुल दोनों एक साथ घर के लिए निकल चुके थे। राहुल साहिल के साथ उसके घर जा रहा था। साहिल का तो पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में था, वही राहुल तो अपनी गाड़ी के बाहर देख रहा था। तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बड़ी मुश्किल से वो साहिल से कहता है, साहिल गाड़ी रोको। साहिल, क्यों? राहुल, अबे साले गाड़ी रोक, मैंने अभी तेरे बेटे को देखा था शिव के साथ पार्क में। साहिल राहुल की बात सुनकर जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रोक देता है और राहुल को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। राहुल, ऐसे मत घूर, सच कह रहा हूँ। साहिल, वो दोनों इतनी दूर कैसे आएंगे? राहुल, वो मुझे नहीं पता, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो आदि है और दोनों जाने क्या देखने में लगे हुए थे। साहिल राहुल की बात सुनकर बिना पल गवाए गाड़ी से बाहर निकल जाता है और सीधे पार्क की तरफ बढ़ जाता है। राहुल भी बिना पल गवाए साहिल के पीछे पीछे चला जाता है। जब दोनों पार्क में आते हैं तो दोनों को खांसी उठने लगती है, क्योंकि शिव ने अपने होंठ हल्के से आदि के होठों पर रख दिए थे, जिन्हें देखकर साहिल और राहुल एक दूसरे को देखकर खांसने लगते हैं। साहिल अपने आप को शांत करता है और उन दोनों के पास जाता है और शिव को कॉलर से पकड़कर आदि से दूर कर देता है। आदि शिव को खुद से दूर होता देखकर शिव की तरफ देखता है तो साहिल को अपने सामने देखकर डर से अपना सर नीचे कर लेता है। वही साहिल गुस्से में शिव पर चिल्लाते हुए कहता है, तारांकन क्या है ये सब? शिव कहा, साहिल अभी क्या था, तुमने आदि को किस किया, ये सब आता कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? साहिल की बात सुनकर शिव बिना डरे हुए एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां से। साहिल और राहुल शिव के इशारे की तरफ देखते हैं, जहां पर एक लड़का और एक लड़की दोनों को लिप टू लिप किस करने में लगे हुए थे। उन दोनों को देखकर साहिल गुस्से में आदि और शिव पर चिल्लाते हुए कहता है, वो दोनों बड़े हैं और तुम दोनों बच्चे, और आदि तुम तो अभी 3 साल के हो, तो ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना तुमसे कि तुम शिव से दूर रहोगे। आदि, डैड मैं 3 साल का नहीं हूँ, कुछ दिन बाद 4 साल हो जाऊंगा, और क्या गलत कर दिया हम दोनों ने जो आप इतना भड़क रहे हैं? आदि की बात सुनकर साहिल कहता है, जो कुछ तुम दोनों कर रहे हो वो गलत ही है, अभी तुम दोनों बच्चे हो, क्या समझते हो तुम दोनों प्यार क्या होता है? और शिव तुम तो थोड़े बड़े हो, तो तुम्हें तो इसे समझना चाहिए, ना कि इसकी हरकतों में साथ देना चाहिए। शिवा, मैं सच में आदि से प्यार करता हूँ। राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, शिव आदि अभी बच्चा है। शिव आदि आपका बेटा है। राहुल, नहीं शिव, तो आप चुप रहिए।
शिव की बात सुनकर राहुल साहिल की तरफ देखते हुए कहता है, साहिल मैं तेरे से कह रहा हूँ तेरे बेटे को इससे दूर रख, नहीं तो ये तेरे से आदि को दूर कर देगा। देख नहीं रहा कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। शिव मैं आदि से दूर नहीं रहने वाला। आदि, हाँ डैड मैं भी शिव से दूर नहीं रहूंगा। उन दोनों की बात सुनकर साहिल कुछ कहता है उससे पहले उनके कानों में एक आवाज पड़ती है। क्या हो रहा है यहाँ? मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।